गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। इस चैप्टर का अंतिम वीडियो नंबर 6। इस वीडियो में हम आज ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को हल करेंगे जो इस चैप्टर के हैं। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ऑल वाला ऑप्शन चुनें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन तुरंत ही मिल जाएं जैसे ही हम एक नया वीडियो अपलोड करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए आपकी स्क्रीन पर है। पहला क्वेश्चन बच्चों का ओल्ड क्वेश्चन था वो, ठीक है, उसको हमने छोड़ दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए स्क्रीन पर, इसमें पूछा है ए मेजर टेम्परेचर on Fahrenheit scale is 200 degree Fahrenheit. What will this reading be on Celsius scale? क्वेश्चन को ध्यान से देखिए बच्चों। इसमें पूछा है किसी फ़ारेनहाइट पैमाने पर जो ताप है वो 200 फ़ारेनहाइट है, उसे में परिवर्तित कीजिए। तो देखिए क्वेश्चन दे रखा है आपका, फ़ारेनहाइट में दिया टेम्परेचर F बराबर 200 डिग्री फ़ारेनहाइट डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट में दिया है, डिग्री सेल्सियस बराबर क्या। अब कौन सा विकल्प सही है देख लीजिए। क्वेश्चन में 4 विकल्प दिए हैं, 40 डिग्री सेल्सियस, 94 डिग्री सेल्सियस, 93.3 डिग्री सेल्सियस और चौथा है 30 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए फॉर्मूला होता है F-32/9 बराबर C/5। F है फ़ारेनहाइट, C है डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने के बीच संबंध ये होता है बच्चों। इसमें मान रखेंगे, मान 200 - 32/9 बराबर C निकालना है हमको /5। इसको घटाएंगे तो आ जाएगा 168/9 बराबर C/5। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 168 में 5 की गुणा /9 बराबर C। तो ये हो जाएगा C बराबर 5 × 8 = 40/9 भाग देंगे तो देखिए 9 नाम 81 बचेंगे 3, 9 × 27 बचेंगे 3 डिग्री सेल्सियस, 93.33 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए बच्चों इसमें आपका तीसरा ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा ऑप्शन है 93.3 डिग्री सेल्सियस। तो सही विकल्प क्या हो गया, तीसरा 93.3 डिग्री सेल्सियस, 52 डिग्री फ़ारेनहाइट का मान। अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें पूछा है व्हाट विल बी द मोलरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन विच कंटेन 5.85 ग्राम ऑफ NaCl पर 500 ml। देखिए क्वेश्चन में दिया है बच्चों, इसमें पूछा है उस विलयन की मोलरता क्या होगी जिसमें नमक के NaCl के 5.85 ग्राम 500 ml में घुले हैं। देख लीजिए क्वेश्चन को। ऑप्शन है आपके, पहला 4 मोल प्रति लीटर, दूसरा 20 मोल प्रति लीटर, तीसरा 0.2 मोल प्रति लीटर और चौथा है 2 मोल प्रति लीटर। NaCl की मात्रा स्मॉल w दे रखी है 5.85 ग्राम और आयतन दे रखा है 500 ml, ठीक है। इसको लीटर में बदलेंगे तो 1000 का भाग लगा देंगे तो आ जाएगा 0.5 लीटर। मोलरता पूछिए m बराबर क्या, ठीक है, मोलरता का ऑप्शन पूछा है कौन सा सही है। तो NaCl का अनुभार m बराबर 23 + 35.5 = 58.5। अब देखिए मोलरता का फॉर्मूला होता है m बराबर W/m कैपिटल V। मान रख देंगे 5.85 बटे m 58.5 गुणा V का मान है 0.5। अब दशमलव से दशमलव कैंसिल कर लेते हैं। देखिए 1 2 1 2 इस तरह से 2 अंक पे है, 2 अंक पे हो गए। एक बार 1/5, 1/5 का मतलब आएगा 0.2 मोल प्रति लीटर या मोल लीटर इनवर्स, ठीक है, ये मान 0.2। अब देखिए कौन सा ऑप्शन आपका सही है। पहला ऑप्शन है 4 मोल प्रति लीटर, 4 तो नहीं आया तो पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा 20 मोल प्रति लीटर, ये भी आपका ऑप्शन नहीं है सही। तीसरा है
0.2 मोल प्रति लीटर, 0.2 मोल लीटर इनवर्स, यही आपका सही है। तो कौन सा सही विकल्प हो गया? तीसरा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा है इफ़, चौथा क्वेश्चन, इफ़ 500 ml ऑफ 5m सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड टू 1500 ml, व्हाट विल बी द मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड। क्वेश्चन में पूछा है बच्चों, हिंदी में बताते हैं हम आपको, यदि 500 ml 5m विलियन को तनु करके उसका आयतन 1500 ml कर लिया जाता है, तो उस परिणामी विलियन की मोलरता क्या होगी। बच्चों इसका आंसर निकालेंगे हम किससे? मोलरता समीकरण से। मोलरता समीकरण होती है m1 v1 बराबर m2 v2। इसे नोट कर लेना कहीं, ठीक है। यह है मोलरता समीकरण, इससे निकलेगा। तो देखिए क्या है, m1 दे रखा है आपका कितना? 5। v1 कितना दे रखा है? 500 ml, प्रारंभ में 500 ml है, बराबर m2 आपसे पूछा है कितनी मोलरता होगी, v2 कितना दे रखा है? 1500 ml। ठीक है, हल करेंगे, 0 से 0 कट जाएंगे। देखिए इसको m2 बराबर हो जाएगा 5 गुणा 5 बटे ये 15 नीचे आ जाएगा, 5 दिया 15, 5 बटे 3, 3 का भाग देंगे 5 में तो ये आ जाएगा 2, 3 एकम 3, बचेंगे 2, 3 छंग 18, 3 छंग 18, यानी कि 1.67 या 66 मोलल। m का मतलब है बच्चों यहाँ पे इस कैपिटल M जो दिया है क्वेश्चन में, इसका आंसर कौन सा है? 1.5, गलत है, पहला तो नहीं है। दूसरा 1.66, चलिए 66 कर लीजिए, 1.66 या 1.66 मोलल, यही सही है बच्चों। तीसरा 0.017, ये भी नहीं है। और चौथा है 1.59, ये भी नहीं है। तो आपका सही विकल्प हो गया 1.6, देखिए 1.66 m, जो कि आपका दूसरा ऑप्शन है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, पांचवा, द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट कंटेन्स द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ एटम्स। देखिए बच्चों इसमें पूछा है किसी पदार्थ के 1 मोल में उपस्थित परमाणुओं की संख्या एवोगैड्रो संख्या के बराबर होती है, ये हमने बताया था आपको। इसमें पूछा है किसी पदार्थ के किसी तत्व के 1 मोल में उपस्थित परमाणुओं की संख्या एवोगैड्रो संख्या के बराबर होती है। निम्नलिखित में से किस में सबसे अधिक परमाणु उपस्थित होंगे? 4 ऑप्शन हैं, 4 ग्राम हीलियम, उसके बाद 46 ग्राम सोडियम, नेक्स्ट 0.40 ग्राम कैल्शियम, और उसके बाद है 12 ग्राम हीलियम। तो बच्चों परमाणुओं की संख्या किस में ज़्यादा होगी? परमाणुओं की संख्या उसमें ज़्यादा होगी जिसमें मोलों की संख्या अधिक होगी। तो हम मोल निकाल लेते हैं पहले, जिसके मोल ज़्यादा होंगे उसी में परमाणुओं की संख्या ज़्यादा होगी। देखिए मोलों की संख्या होती है n बराबर W/m, पदार्थ के ग्राम अणु या मोलों की संख्या n बराबर होती है बच्चों W/m, पदार्थ की ग्राम में मात्रा बटे उसका अणुभार या परमाणु भार। तो देखिए पहला है 4 ग्राम हीलियम, n बराबर हो जाएगा बच्चों इसमें 4 बटे मात्रा 4 ग्राम है, ठीक है, 4 ग्राम He, हीलियम का परमाणु भार होता है 4, तो कितने आ गए? 1 मोल हो गया इसमें। दूसरा है 46 ग्राम सोडियम, 40 ग्राम सोडियम, बच्चों इसमें n हो जाएगा, W का मान कितना है? 46, देखिए 46 बटे सोडियम का परमाणु भार होता है बच्चों 23, परमाणु क्रमांक 11 होता है Na का, परमाणु भार होता है 23, तो 23 का भाग देंगे, 23 दूनी 46, तो इसके मोल 2 हो गए, इसका मोल 1 हो गया। तीसरा देखिए 0.40 ग्राम कैल्शियम, 0.4 ग्राम कैल्शियम, तो इसके मोल क्या हो जाएंगे बच्चों? n बराबर हो जाएगा 0.40 बटे कैल्शियम का परमाणु भार 40 होता है, 40 का भाग देंगे इसमें
तो यह आ जाएगा 0.01, 0.40 में भाग देंगे 40 का तो 0.01 मोल हो जाएगा। अब इसके बाद चौथा और है 12 ग्राम हीलियम He। देखिए इसमें N बराबर W है 12 और हीलियम का परमाणु भार होता है 4, 4 तिया 12, 3 मोल। देखिए बच्चों, अब इन चारों में से जिसके मोल सबसे अधिक होंगे उसी के परमाणुओं की संख्या अधिक होगी, क्योंकि एक मोल में होते हैं एवोगैड्रो संख्या के बराबर, N के बराबर 6.023 गुणा 10 की घात 23 परमाणु। अब एक मोल में अब ज़्यादा मोल होंगे तो ज़्यादा परमाणु हो जाएंगे। तो देखिए इसका 1 मोल, इसके 2 मोल, इसके 0.01 मोल और इसके चौथा ऑप्शन जो उसमें है 3 मोल। अधिकतम मोल किसमें है बच्चों? चौथे ऑप्शन में 12 ग्राम हीलियम। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा? ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट कंटेन्स द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ एटम्स। सबसे ज़्यादा परमाणुओं की संख्या होगी बच्चों, जो चौथा विकल्प है 4 ग्राम हीलियम He। तो आपका सही विकल्प ये है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। इफ द कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज C6H12O6 इन ब्लड इज 0.9 ग्राम प्रति लीटर। ग्राम, लीटर इनवर्स का मतलब है बच्चों ग्राम पर लीटर। व्हाट विल बी द मोलरिटी ऑफ द ग्लूकोज इन ब्लड। बच्चों क्वेश्चन में पूछा है यदि रक्त में ग्लूकोज की सांद्रता 0.9 ग्राम प्रति लीटर है तो रक्त में ग्लूकोज की मोलरता क्या होगी। देखिए बच्चों, हमको दिया है सांद्रता S बराबर होता है बच्चों W/V। क्या होता है? सांद्रता होती है 1 लीटर विलियन में घुले विले के ग्रामों में मात्रा। W/V बराबर कितनी दे रखी है? 0.9 ग्राम प्रति लीटर ये दे रखा है बच्चों। हमसे पूछा है मोलरता M बराबर क्या होगी, ब्लड में ग्लूकोज की मोलरता क्या होगी। तो सूत्र होता है मोलरता का M बराबर W/M इंटू कैपिटल V। V लीटर में लेना है, सकते हैं बच्चों 1/M गुणा W/V। देखिए 1/M गुणा W/V, ऊपर की ऊपर गुणा लगेगी, नीचे की नीचे लगेगी, तो W/MV। इतने का मान बच्चों दिया हुआ, देखिए ये सांद्रता, इसकी जगह ये रख देंगे। अब आवश्यकता है हमको ग्लूकोज के अणुभार की। तो ग्लूकोज का अणुभार कितना होता है? देखिए ग्लूकोज होता है C6H12O6 का अणुभार M 180 आएगा। अणु में उपस्थित सभी परमाणुओं के परमाणु भारों का योग कर लेंगे। देखिए एक बार फिर से सुनिए, 6 × 12 प्लस 12 × 1 प्लस 6 × 16, ऑक्सीजन का परमाणु भार 16। इसको गुणा करके जोड़ेंगे तो 180 आएगा। तो देखिए तो मोलरता क्या हो जाएगी बच्चों? M बराबर हो जाएगा 1/180 और इसकी जगह W/V का मान कितना दे रखा है सांद्रता का? 0.9। अब इसका भाग देंगे इसमें, तो देखिए बच्चों क्या आएगा? दशमलव हटाने के लिए एक 0 बढ़ा लेते हैं। 9 दूनी 18, 200, 1/200। इसको लिख सकते हैं 1/0.2 गुणा 10 की घात 1, 2, 3। अब इसका भाग देंगे 0.2 का तो 5 गुणा 10 की घात -3 यह आ जाएगा 5 गुणा 10 की घात -3। इसका मतलब पॉइंट में बदल लेते हैं, 3 अंक पर दशमलव, 0.005 मोल प्रति लीटर। देखिए इसका आंसर आ जाएगा 0.005 मोल प्रति लीटर या मोलर। कैपिटल M का मतलब है मोलर। तो देखिए बच्चों आपका सही विकल्प आंसर आ रहा है 0.005 M। तो आपका सही विकल्प कौन सा है? पहला है 5 मोलर M। M का मतलब है बच्चों मोलर, मात्रक है मोलरता का। मोल प्रति लीटर को मोलर भी कहते हैं। तो पहला तो नहीं है, दूसरा 50 मोलर ये भी नहीं है, तीसरा 0.05 M ये सही है बच्चों। तीसरा विकल्प आपका सही है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट विल बी द मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग 18.25 ग्राम ऑफ HCl गैस इन 500 ग्राम ऑफ वाटर। क्वेश्चन में पूछा है उस विलयन की मोलरता क्या होगी जिसमें जल के 500 ग्रामों में HCl गैस के 18.25 ग्राम घुले हैं। देखिए बच्चों इसको हल करते हैं, उसके बाद इसका सही ऑप्शन क्या है वो देखते हैं। देखिए W दिया है
स्मॉल डब्लू 18.25 ग्राम और विलायक जल की मात्रा दी है 500 ग्राम। तो इसकी मोललता निकालेंगे। मोललता का सूत्र होता है बच्चों एम नॉट बराबर स्मॉल डब्लू बटे स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्लू। ये लेना होता है हमको किलोग्राम में, केजी में, ठीक है। कैपिटल डब्लू का मान हमको किलोग्राम में लेना है। तो हमारे पास स्मॉल डब्लू है, कैपिटल डब्लू भी है। देखिए स्मॉल डब्लू कितना है 18.25 ग्राम। क्वेश्चन में देख लीजिए बच्चों, 7वां क्वेश्चन, ठीक है। और कैपिटल डब्लू दिया है 500 ग्राम, जल की मात्रा 500 ग्राम। इसको किलोग्राम में बदलेंगे, 1000 से भाग दे देंगे तो आ जाएगा 0.5 किलोग्राम आ जाएगा, क्योंकि 1000 से इसमें भाग देंगे। अब निकाल लेंगे हम HCl का अणुभार, क्योंकि m की आवश्यकता और है, स्मॉल m। HCl का अणुभार स्मॉल m बराबर होगा बच्चों H का परमाणु भार 1 और Cl का परमाणु भार 35.5, जोड़ेंगे तो 36.5। तो क्या निकाल लेंगे, मोललता बराबर W/m इंटू कैपिटल W। मान रखेंगे स्मॉल w का मान है 18.25 बटे स्मॉल m का मान है 36.5 और कैपिटल W का मान है 0.5, ठीक है बच्चों। अब दशमलव से दशमलव कैंसिल कर लेते हैं ऊपर और नीचे, तो हो जाएगा 1825 बटे 365 में 5 की गुणा लगाएंगे बच्चों, तो ये आ जाएगा नीचे भी 25, तो नीचे भी इतना ही आ जाएगा। भाग देंगे तो बच्चों एक बार 1m, ये हो गया मोल प्रति किलोग्राम, या इसी को कह देते हैं बच्चों 1 मोलल m। स्मॉल m में शो कर देते हैं। देखिए स्मॉल m में दिया है, कैपिटल M तो मोलर होता है, स्मॉल m मोलल होता है, या लिख सकते हैं 1 मोलल। तो देखिए आंसर, देखिए पहला विकल्प है 0.1 m, तो ये तो बच्चों नहीं है। दूसरा 1 कैपिटल M 1 मोलर, मोलर नहीं है बच्चों, मोललता पूछिए, कैपिटल M नहीं है, तो ये भी आपका विकल्प नहीं है सही। तीसरा 0.5 m मोलल, 0.5 स्मॉल m का मतलब मोलल, ये भी नहीं है। चौथा है 1 मोलल, 1 स्मॉल m 1 मोलल, ये सही है बच्चों। तो 7वें का चौथा विकल्प आपका सही है। 8वां क्वेश्चन, इसमें पूछा है 1 मोल ऑफ एनी सबस्टेंस कंटेन्स 6.022 मल्टीप्लाइड बाई 10 to the power 23 एटम्स पर मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4 present in 100 ml of 0.02 m H2SO4 solution is। किसी भी पदार्थ के 1 मोल में उस पदार्थ के 6.023 गुणा 10⁻23 परमाणु या अणु पाए जाते हैं। सही बात है। आगे पूछा है 100 ml 0.02 m H2SO4 में H2SO4 के अणुओं की संख्या क्या होगी। बच्चों हमको पहले इसके मोलों की संख्या ज्ञात करनी है, उसके बाद हम पता चलाएंगे कितने इसके अणु होंगे। पर n है, कैपिटल N, एवोगैड्रो संख्या 6.022 गुणा 10⁻23। तो नीचे दिया है 100 ml 0.02 m मोलर H2SO4, ये विलियन है बच्चों। इसमें अणुओं की संख्या पूछी है, इसमें कुल अणु कितने होंगे। सबसे पहले हम मोल निकाल लेते हैं इस आंकड़े से। V बराबर हो गया 100 ml, इसको लीटर में बदल लें तो हो जाएगा 0.1 लीटर। और दूसरा दे रखा है मोलरता। मोलरता क्या है बच्चों 0.02 m। हमको आवश्यकता है n की, ठीक है। इन आंकड़ों से हम निकाल लेते हैं H2SO4 के मोल। जब H2SO4 के मोल ज्ञात हो जाएंगे उसके बाद हम निकाल लेंगे उसके अणु कितने हैं एवोगैड्रो संख्या की सहायता से। देखिए सूत्र होता है मोलरता का m बराबर W/mv, ये होता है बच्चों, ठीक है। इसी को हम क्या लिख सकते हैं आगे W/m इंटू v। और W/m का मान होता है बच्चों पदार्थ की ग्राम में मात्रा बटे अणुभार, इसको कहते हैं हम मोल। ये हो जाता है N/v। मोलरता मोलों की संख्या बटे आयतन, 1 लीटर आयतन में उपस्थित मोलों की संख्या, ठीक है, N/v। तो क्या हो गया, मान रख दे रहे हैं m बराबर हो गया हमारे पास N/v। हमको n ही निकालना है,
तो n बराबर क्या हो जाएगा, n बराबर ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो m गुणा v, मान रख दे रहे हैं, m का मान है 0.02 और v का मान है 0.1। इसकी गुणा लगाएंगे बच्चों तो ये आ जाएगा 2 गुणा, देखिए 1.23, 3 अंक पर दशमलव है तो 10 की घात -3 करे ले रहे हैं, ठीक है, इतने मोल। तो बच्चों H2SO4 के मोल तो हमारे पास आ गए। अब हमको निकालना है H2SO4 के अणु कितने होंगे। देखिए 1 मोल H2SO4 बराबर 6.022 गुणा 10 की घात 23, ठीक है, इतने अणु। तो इतने में कितने होंगे, 2 गुणा 10 की घात -3 मोल बराबर कितने होंगे बच्चों, ये हो जाएंगे 6.022 गुणा 10 की घात 23 गुणा 2 गुणा 10 की घात -3, 10 की घात -3, 10 की घात 23, तो माइनस की घात इसमें से घट जाएंगी तो ये बचेंगी 10 की घात 20, क्योंकि गुणा में घातें घट जाती हैं। ये हो जाएगा 10 की घात 20 अणु या मॉलिक्यूल्स, इंग्लिश में कहेंगे मॉलिक्यूल्स। इसके गुणा लगाएंगे 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 0, 2 छिक्का 12, तो ये आ जाएगा आंसर बच्चों आपका 12.044 गुणा 10 की घात मॉलिक्यूल्स। देखिए आपका कौन सा आंसर सही है, विकल्प कौन सा सही है। देखिए पहला दे रखा है 12.044 गुणा 10 की घात 20 मॉलिक्यूल्स, दूसरा 6.022 गुणा 10 की घात 23, ये तो नहीं है। तीसरा 1 गुणा 10 की घात 23 मॉलिक्यूल, ये भी नहीं है। चौथा है 12.044 गुणा 10 की घात 23 मॉलिक्यूल, ये भी नहीं। बच्चों आपका सही विकल्प है 12.044 गुणा 10 की घात 20, पहला विकल्प। देखिए ये आंसर है आपका, सही विकल्प है पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, विच इज़ द मास परसेंट ऑफ कार्बन इन कार्बन डाइऑक्साइड। 4 ऑप्शन है, पहला है 0.34%, दूसरा 27.27%, तीसरा 3.4%, चौथा 28.7%। बच्चों इसमें पूछा है कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की प्रतिशत मात्रा। देखिए निकालते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन कितना है, देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं CO। कार्बन कितना है इसमें 12, कार्बन का परमाणु भार 12, इसको 12 ग्राम मान लेंगे। ऑक्सीजन 16 दूनी 2 गुणा 16, ये हो जाएगी 32, 12 ग्राम कार्बन 32 ग्राम ऑक्सीजन। और इसका अणुभार कितना है 12 + 2 गुणा 16, 12 + 32 बराबर 44, ये 44 ग्राम है, ये 12 ग्राम है। तो 44 ग्राम CO2 में 12 ग्राम, तो इसकी प्रतिशत मात्रा निकालेंगे। देखिए किस तरह से, ठीक है। CO2 का अणुभार 44 है, इसमें कार्बन की मात्रा, कार्बन का परमाणु भार 12 है, तो 44 ग्राम CO2 में 12 ग्राम कार्बन है। तो लिखेंगे चूंकि 44 ग्राम CO2 में C की मात्रा कितनी है 12 ग्राम। 1 ग्राम का CO2 में C की मात्रा 12/44 ग्राम, इसलिए 100 में प्रतिशत, प्रत्येक 100 में कितनी होगी, तो 100 में निकाल लेंगे 12/44 गुणा 100, काट लेंगे 4 से भाग देंगे, 4 × 12, 11 × 4 = 44, 300/11, इसका भाग देंगे तो 11 दूनी 22, हासिल 8, 80, 11 सत्ते 77 पॉइंट बचे 3, 11 दूनी 22, 11 सत्ते 77। तो बच्चों CO2 में कार्बन की प्रतिशत मात्रा है 27.27। अब देखिए कौन सा विकल्प सही है। पहला है 0.034%, ये नहीं है। दूसरा है 27.27, यही आया है। तो बच्चों 9 का दूसरा विकल्प आपका सही है। इसके बाद 10वां क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा है द एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड आर CH2O एंड 180 ग्राम रेस्पेक्टिवली,
व्हाट विल बी द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। इस क्वेश्चन में दिया है एक यौगिक का एम्पिरिकल फॉर्मूला होता है बच्चों मूलानुपाती सूत्र या सरल सूत्र। एक यौगिक का मूलानुपाती सूत्र और अणुभार क्रमशः CH2O। मूलानुपाती सूत्र है CH2O और यौगिक का अणुभार है 180 ग्राम। तो इस यौगिक का अणुसूत्र, वास्तविक अणुसूत्र क्या होगा? अणुसूत्र बराबर होता है मूलानुपाती सूत्र एम्पिरिकल फॉर्मूला की होल n। राइट साइड में नीचे की तरफ n की गुणा लगा देते हैं। n क्या है? n भी देख लीजिए बच्चों, n है अणुभार, जो यौगिक का वास्तविक अणुभार होगा, अणुभार बटे मूलानुपाती सूत्र भार। जो मूलानुपाती सूत्र होगा उसका भाग दे देंगे अणुभार में, तो निकल आएगा स्मॉल n, और अणुसूत्र हो जाता है मूलानुपाती सूत्र इंटू n। तो देखते हैं बच्चों, हमको दिया है CH2O और अणुभार कितना दिया है? m बराबर दिया है 180 और ये दिया है मूलानुपाती सूत्र का भार। इसको क्या कहेंगे बच्चों? क्योंकि ये मूलानुपाती सूत्र है तो इसको कहेंगे मूलानुपाती सूत्र भार। देखिए मूलानुपाती सूत्र भार निकालेंगे। कार्बन का परमाणु भार 12, देखिए कार्बन का परमाणु भार है 12 प्लस H के 2 परमाणु गुणा H का परमाणु भार 1 प्लस ऑक्सीजन का परमाणु भार 16। जोड़ देंगे 12 प्लस 2 प्लस 16, इसको जोड़ेंगे बच्चों तो हो जाएगा टोटल 30। मूलानुपाती सूत्र भार 30 हो गया, अणुभार ये हो गया, तो n बराबर हो जाएगा, क्या है फॉर्मूला? अणुभार बटे मूलानुपाती सूत्र भार। अणुभार है 180 बटे मूलानुपाती सूत्र भार है 30, भाग देंगे 3 छंग 18, n बराबर, तो आपका अणुसूत्र हो जाएगा, अणुसूत्र बराबर मूलानुपाती सूत्र इंटू स्मॉल n। मूलानुपाती सूत्र क्या है? CH2O का होल n की जगह लिख देंगे कितना? 6, तो ये आ जाएगा C6H12O6। तो यौगिक का अणुसूत्र हो गया C6H12O6। देखिए पहला है 10 का पहला विकल्प दिया है C6H18O9, ये तो नहीं है। दूसरा है CH2O, ये भी नहीं है। तीसरा है C6H12O6, यही बच्चों निकल गया C6H12O6, तो आपका सही विकल्प हो गया तीसरा। चौथा C2H4O2, ये भी नहीं है, तो आपका सही विकल्प है तीसरा C6H12O6। नेक्स्ट क्वेश्चन 11वां, इफ द डेंसिटी ऑफ ए सॉल्यूशन इज 3.12 ग्राम ml इनवर्स ग्राम पर ml, द मास ऑफ 1.5 ml सॉल्यूशन इन सिग्निफिकेंट फिगर इज। बच्चों इसका मतलब है किसी विलयन का घनत्व 3.12 ग्राम प्रति ml है और उस विलयन के 1.5 ml का द्रव्यमान कितना होगा। घनत्व दिया है और दी है आपको आयतन, आपसे द्रव्यमान पूछा है, मास पूछा है। देखिए बच्चों डेंसिटी का सूत्र होता है घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। D बराबर होता है डेंसिटी, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। तो आपके पास क्या दिया है? आपको D का मान कितना दिया है बच्चों? D का मान दिया है 3.12 ग्राम पर ml और आयतन दिया है 1.5 ml। सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब है बच्चों सार्थक अंकों में, मतलब दशमलव के कुछ कम स्थानों तक, ठीक है। तो V का मान है 1.5 ml। तो आपसे m पूछा है, तो इस सूत्र से m क्या हो जाएगा? m बराबर हो जाएगा बच्चों D गुणा V। देखिए ये सूत्र होता है घनत्व का, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, तो द्रव्यमान बराबर घनत्व गुणा आयतन। मान रख देंगे, घनत्व है 3.12 और आयतन है 1.5, गुणा लगाएंगे तो बच्चों ये आ जाएगा 4.680 ग्राम। लेकिन चूंकि सिग्निफिकेंट फिगर में पूछा है बच्चों जीरो का, तो इसका कोई मतलब नहीं है। हम जानते हैं जब दशमलव से आगे कोई अंक 5 या 5 से ज़्यादा होता है तो उससे पहले वाले अंक में 1 बढ़ा लेते हैं, तो इसी को लिख सकते हैं सिग्निफिकेंट फिगर में हो जाएगा बच्चों m बराबर 4.7 ग्राम लगभग। क्या हो जाएगा आंसर?
4.7 ग्राम लगभग। तो देखिए कौन सा आंसर है आपका। पहला विकल्प है 4.7 ग्राम, तो बच्चों यही आपका सही आंसर है। दूसरा है 4680 गुणा 10⁻³ ग्राम, वैल्यू यही है लेकिन ये सिग्निफिकेंट फिगर में नहीं है। अगला है 4.680 ग्राम, ये भी नहीं है। और लास्ट है 46.80 ग्राम। तो बच्चों सिग्निफिकेंट फिगर में, सार्थक अंक में यह इसका मान सही है 4.7, पहला विकल्प। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 12वां। देखिए इसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ए कंपाउंड इज इनकरेक्ट। इसका मतलब है बच्चों निम्नलिखित में से कौन सा कथन यौगिक के बारे में गलत है। पहला, ए मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड हैज एटम्स ऑफ डिफरेंट एटम्स। एक अणु में अलग अलग तत्वों के परमाणु पाए जाते हैं, सही है। तो ए कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू द कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट बाय फिजिकल मेथड्स ऑफ सेपरेशन। इसका मतलब है बच्चों किसी यौगिक से उसके तत्वों को भौतिक विधियों द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता है, ये भी सही है। नेक्स्ट है ए कंपाउंड रिटेन्स द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट। इसका मतलब है बच्चों एक यौगिक उसके घटक तत्वों के भौतिक गुणों को बनाए रखता है। यौगिक का गुण बच्चों, यौगिक के गुण तत्वों के भौतिक गुणों से सर्वथा भिन्न होते हैं, तो ये गलत है। इसके बाद चौथा है द रेशियो ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इन ए कंपाउंड इज फिक्स्ड। इसका मतलब रेशियो मीन अनुपात, किसी यौगिक में तत्वों का एक निश्चित अनुपात होता है, ये भी सही है। तो बच्चों आपका गलत है तीसरा विकल्प, यौगिक के बारे में कथन गलत ये है कि द कंपाउंड रिटेन्स बनाए रखता है, रिटेन्स द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। एक यौगिक इसके घटक कणों के भौतिक गुणों को बनाए रखता है, ये गलत है बच्चों। उसके भौतिक गुण सर्वथा भिन्न होते हैं, तीसरा गलत है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 13वां, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द रिएक्शन गिवन बिलो। इसका मतलब है बच्चों नीचे दी गई अभिक्रिया के बारे में कौन सा कथन सत्य है। रिएक्शन है 2Fe, एस का मतलब है बच्चों ब्रैकेट में सॉलिड, 2FeS प्लस 3O2G गैस एरो 2Fe2O3G। नंबर फर्स्ट, total mass of iron and oxygen in reactant equal to total mass of iron and oxygen in product, therefore it follows the law of conservation of mass। इस अभिक्रिया में अभिकारकों में आयरन और ऑक्सीजन का द्रव्यमान बराबर, अभिक्रिया के पश्चात बने उत्पादों में आयरन और ऑक्सीजन का द्रव्यमान बराबर हैं और यह द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करता है। बच्चों ये आपका सही विकल्प है। उसके बाद टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट बराबर टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, देयरफॉर लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन इज फॉलोड। इसमें बता रहे हैं बच्चों दूसरे विकल्प में कारकों का द्रव्यमान बराबर उत्पादों का द्रव्यमान, इसलिए इसमें गुणित अनुपात का नियम का पालन होता है। अभिकारकों के द्रव्यमान बराबर उत्पादों के द्रव्यमान, तो एक गुणित अनुपात का नियम नहीं है बच्चों, ये तो गलत है। इसके बाद तीसरा, अमाउंट ऑफ Fe2O3 कैन बी इंक्रीज्ड बाय टेकिंग एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट आयरन और ऑक्सीजन इन एक्सेस। इसमें मतलब है बच्चों तीसरे का फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 की मात्रा को हम बढ़ा सकते हैं यदि कोई भी अभिकारक आयरन या ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा लेते हैं। कहने का मतलब है हम Fe2O3 आयरन ऑक्साइड की मात्रा को बढ़ा सकते हैं यदि कोई से भी एक अभिकारक चाहे Fe चाहे O2 की मात्रा ज़्यादा ले। तो बच्चों ये गलत है, यदि दोनों की मात्रा अभिकारकों की ज़्यादा लेंगे तभी रिएक्शन होगी ज़्यादा, अन्यथा एक रिएक्टेंट जब ज़्यादा लिया जाएगा तो दूसरा लिमिटिंग रिएजेंट बन जाएगा, सीमांत अभिकर्मक के रूप में कार्य करेगा, तो ये गलत है। नेक्स्ट, अमाउंट ऑफ Fe2O3 प्रोड्यूस्ड विल डिक्रीज इफ द अमाउंट ऑफ एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट आयरन और ऑक्सीजन इज टेकन इन एक्सेस। फेरिक ऑक्साइड की मात्रा घट जाएगी यदि हम अभिकारकों में से किसी एक अभिकारक Fe या O2 की मात्रा को ज़्यादा लेंगे, ये भी गलत है बच्चों। जितनी बन रही है उतनी ही बनेगी, ज़्यादा लेंगे तो बढ़ेगी नहीं मात्रा। तो सही विकल्प है बच्चों केवल पहला, ठीक है। इस अभिक्रिया के बारे में सही कथन है
अभिक्रिया से पूर्व Fe और ऑक्सीजन की मात्रा बराबर अभिक्रिया के पश्चात बने उत्पादों में Fe और O की मात्रा बराबर है। ये नियम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो पहला विकल्प सही हो गया 13वें का। 14वां नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉट करेक्ट अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसमें कह रहे हैं बच्चों निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया द्रव्यमान संरक्षण के नियम के बारे में सत्य नहीं है। देखिए पहला है 2Mg प्लस O2 एरो 2MgO। देखिए बच्चों लेफ्ट साइड में 2 Mg के हैं और एक O2 है, 2 ऑक्सीजन परमाणु हैं, 2 Mg हैं। राइट साइड में 2MgO, 2 Mg हैं, 2 O है, 2 की गुणा लग रही है, तो पहला तो सही है। दूसरा C3H8 प्लस O2 एरो CO2। देखिए बच्चों इसमें लेफ्ट साइड में दूसरे में कार्बन के 3 परमाणु हैं, राइट साइड में कार्बन का 1 परमाणु है। ऑक्सीजन के देखिए ऑक्सीजन केवल 2 परमाणु हैं, लेफ्ट में बाईं ओर दाईं ओर हैं 2 और 1 3, CO2 में 2 और H2O में 1। तो बच्चों यही गलत है, H भी संतुलित नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 14वें का गलत है, जो द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन नहीं कर रहा है, क्योंकि इसमें परमाणुओं की संख्या ही गलत है, दोनों तरफ बराबर नहीं है। तो दूसरा विकल्प C3H8 प्लस O2 एरो CO2 प्लस H2O, ये विकल्प आपका गलत है। नेक्स्ट देखिए, तो ये आपका सही विकल्प यही हो गया, क्योंकि इसमें द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन नहीं हो रहा है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के को असत्य सिद्ध कर रहा है। दूसरा विकल्प सही है आपका। तीसरा P4 प्लस 5O2, फॉस्फोरस के 4 लेफ्ट में 4 ही देखिए P4 है, ओके 5 दूनी 10, लेफ्ट में 5O2 5 दूनी 10 ऑक्सीजन और 10 इधर है, ये भी सही है। उसके बाद चौथा CH4 प्लस 2O2 एरो CO2 प्लस 2H2O। कार्बन के लेफ्ट साइड में 1 है बच्चों, राइट साइड में भी देखिए 1 है, CO2 में कार्बन 1। ऑक्सीजन देखिए 2 दूनी 4 2O2 4 ऑक्सीजन है, इधर CO2 में 2 है प्लस 2H2O 2 H2O में है, 2H2O 2 की गुणा लग रही है, 2 H2O में ऑक्सीजन 2 CO2 में 4 इधर 4 इधर। इसके बाद H देखिए CH4 H के 4 हैं, इधर 2H2O H के इधर भी 4 हैं, तो ये भी द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन कर रहा है। तो बच्चों सही विकल्प है निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से कौन सा द्रव्यमान संरक्षण के नियम के लिए सत्य नहीं है, वो है आपका विकल्प दूसरा। तो सही विकल्प आपका हो जाएगा दूसरा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 15, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इंडिकेट्स दैट लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन इज बीइंग फॉलोड। मतलब निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गुणित अनुपात के नियम को फॉलो करता है। देखिए नंबर फर्स्ट, ए सैंपल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टेक्स फ्रॉम एनी सोर्स विल ऑलवेज हैव कार्बन एंड ऑक्सीजन इन द रेशियो ऑफ 1:2। कार्बन डाइऑक्साइड के किसी भी नमूने में चाहे कहीं से भी लिया जाए, उसमें कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात हमेशा 1:2 होता है। तो बच्चों ये गुणित अनुपात नहीं है, यह है डेफिनिट प्रोपोर्शन, स्थिर अनुपात का नियम है। तो पहला तो विकल्प गलत हो गया। दूसरा, कार्बन फॉर्म्स 2 ऑक्साइड नेमली CO2 and CO where masses of oxygen which combine with fixed mass of carbon are in the simple ratio 2:1। इसका मतलब है बच्चों कार्बन ऑक्सीजन के साथ 2 ऑक्साइड बनाता है CO2 और CO, और इनमें ऑक्सीजन के भिन्न भिन्न द्रव्यमान कार्बन के निश्चित द्रव्यमान के साथ 2:1 के अनुपात में संयोग करते हैं। तो बच्चों CO एंड CO2 यह है आपका गुणित अनुपात का नियम, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो सही विकल्प है बच्चों यही आपका CO एंड CO2, इसमें कार्बन की निश्चित मात्रा के साथ ऑक्सीजन के भिन्न भिन्न मात्राएं गुणित अनुपात में 2:1 के रेशियो कंबाइन कर रही हैं, इसलिए ये हो गया आपका सही विकल्प गुणित अनुपात। नेक्स्ट तीसरा, व्हेन मैग्नीशियम बॉन्ड्स इन द ऑक्सीजन द अमाउंट ऑफ मैग्नीशियम टेकन फॉर द रिएक्शन इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ मैग्नीशियम इन मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म्ड। तो बच्चों ये किसी भी नियम को फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये तो किसी नियम को फॉलो नहीं कर रहा है, इसमें ऑक्सीजन की मात्रा भी निश्चित रहनी चाहिए,
मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की शुरू में और मैग्नीशियम ऑक्साइड में मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की मात्रा दोनों की स्थिर रहें, तब होता है स्थिर अनुपात का नियम। तो ये तो किसी नियम को फॉलो नहीं कर रहा। तीसरा, चौथा, एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर 200 ml of hydrogen will combine with 100 ml of oxygen to produce 200 ml of water vapor। इसका मतलब स्थिर ताप पर 200 ml हाइड्रोजन गैस 100 ml ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके 200 ml वाटर देगी। बच्चों ये गलत है। प्लस हाफ O2 एरो H2O, एक आधा और एक हाइड्रोजन 100 ml ऑक्सीजन के साथ संयोग करके 200 ml जल वाष्प बनाती है। तो बच्चों ये नियम है केवल स्थिर आयतन का नियम, गे-लुसाक लॉ ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ये भी गुणित अनुपात का नियम नहीं है। तो आपका सही विकल्प हो गया बच्चों केवल दूसरा, कार्बन और कार्बन डाइऑक्साइड वाला सही विकल्प है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। इसमें सही विकल्प एक से अधिक हो सकते हैं बच्चों। इसमें ऐसा दिया है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस 2 और मोर ऑप्शंस में बी करेक्ट। 2 या 2 से अधिक विकल्प सही हो सकते हैं। क्वेश्चन आपको नीट में तो नहीं आएगा क्योंकि केवल एक ही विकल्प का आता है जिसमें केवल एक विकल्प सही होता है, लेकिन हम आपको बता दे रहे हैं। क्वेश्चन 16, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस एट STP इज इक्वल टू। इसका मतलब है ऑक्सीजन गैस के 1 मोल का मान NTP, STP या NTP एक ही मतलब है, NTP पर होता है। पहला नंबर फर्स्ट 6.022 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के 6.022 गुणा 10 की घात 23 अणु पाए जाते हैं 1 मोल ऑक्सीजन में NTP पर। तो बच्चों ये सही विकल्प है, आपका पहला विकल्प भी सही हो गया एक। तो उसके बाद देखिए नंबर 2, 6.022 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर 23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के इतने अणु 6.02 गुणा 022 गुणा 10 की घात 23 ऑक्सीजन परमाणु। ये गलत है बच्चों, ऑक्सीजन परमाणु इतने नहीं होंगे, ठीक है। ऑक्सीजन परमाणु की संख्या डिफरेंट होगी इससे, क्योंकि अणु है तो अणु की संख्या होगी। 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। देखिए O2 का अणुभार देखें तो ये हो जाएगा बच्चों 2 गुणा 16। ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 होता है, 32 ग्राम होना चाहिए, तो 16 तो नहीं होगा, ये भी विकल्प आपका गलत है। इसके बाद चौथा, 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। NTP पर प्रत्येक गैस के 1 ग्राम अणु का आयतन 22.4 लीटर होता है। अणुओं की संख्या 6.022 गुणा 10 की घात 23 होती है और उसकी मात्रा उसके अणुभार के बराबर होती है। तो ये होगी आपका चौथा 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, ये सही है। तो आपका सही विकल्प हो गया बच्चों क्वेश्चन 16 का 1 मोल ऑक्सीजन का STP पर कितने बराबर होती है। पहला 6.022 गुणा 10 की घात 23 ऑक्सीजन अणु और इतने ग्राम 32 ग्राम ऑक्सीजन। पहला और चौथा विकल्प सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड एज फॉलोज, H2SO4 प्लस 2NaOH एरो Na2SO4 plus 2H2O when 1 liter of 0.1 m sulfuric acid solution is allowed to react with 1 liter of 0.1 m sodium hydroxide solution, the amount of sodium sulfate formed and its molarity in the solution obtained is। इसका मतलब है बच्चों, रिएक्शन दे रखी है आपको H2SO4 प्लस 2NaOH एरो Na2SO4 प्लस 2H2O। जब 1 लीटर 0.1 m सल्फ्यूरिक अम्ल और 1 लीटर 0.1 m सोडियम हाइड्रोक्साइड को मिलाया जाता है तो बनने वाले सोडियम सल्फेट की मात्रा और उसकी मोलरता क्या होगी। तो देखिए बच्चों, निकालना पड़ेगा। ये रिएक्शन दी है H2SO4 प्लस NaOH 2NaOH, ये बनता है Na2SO4 प्लस 2H2O। इसका 1 मोल, इसके 2 मोल, तब बनता है Na2SO4 का 1 मोल। देखिए शुरू में यहाँ पे 1 है, इसके 2, इसके 1। यदि हम लेते हैं बच्चों इसका 0.1 मोलर, इसका कितना ले रहे हैं हम 0.1 मोलर, तो देखिए भाग देंगे हम 10 का,
ठीक है। 0.1 दे रखा है क्वेश्चन में, 0.1 m सल्फ्यूरिक एसिड, तो इसमें भी 10 का भाग दे देंगे, इसमें भी 10 का भाग दे देंगे, ठीक है। उसके बाद आगे पूछा है, इसी में दिया है 1 L ऑफ 0.1 m सोडियम हाइड्रोक्साइड, 0.1 लेना है। अब ये 0.1 नहीं बनेगा, ये वाला भी 0.1 लेना है बच्चों, ठीक है। इसका मान कितना करना है, 0.1, ये m इतना और करना है। ये तो बना लिया हमने, इसको भी बनाना है 0.1 m। तो इसके लिए क्या करेंगे, नीचे बटे में 2 की गुणा और कर देंगे, 2 का भाग देंगे एक बार, 10 का भाग देंगे तब ऊपर आ जाएगी, इसमें भी 2 की और यहाँ पर भी 2 की, ठीक है। सब में 2 का भाग दे दिया, तब ये बन जाएगा 0.1 m, ये NaOH। अब देखिए ये कितना हो गया, 1/20, एक में जब 20 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा 0.05, तो इतना आ गया 0.05 m। इतने अणु, इतने मोल बन रहे हैं Na2SO4 के। Na2SO4 का अणुभार क्या होता है, देखिए Na2SO4 का अणुभार हो जाएगा 2 × 23 + 32 + 4 × 16। देखिए तो ये आ जाएगा जुड़कर 46 + 32 + 64, 96 + 46, 142। एक मोल का, एक मोल Na2SO4 की मात्रा होगी बच्चों इतने ग्राम, ठीक है। तो इतने मोल की कितनी हो जाएगी, 0.05 मोल की, इसमें गुणा लगा देंगे 0.05, यानी कि 2 अंक पर दशमलव है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1.42 × 5, 0 5 20 21, 5 × 5 2 7, 0.2 अंक पर है, इतने ग्राम। बच्चों ये बनने वाले Na2SO4 की मात्रा हो जाएगी 7.10 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 17 का दूसरा विकल्प 7.10 ग्राम, ये विकल्प आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18वां, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैव द सेम नंबर ऑफ एटम्स। इसका मतलब है बच्चों, निम्नलिखित युग्मों में से कौन से युग्मों में परमाणुओं की संख्या समान है। पहला है 16 ग्राम O2 एंड 4 ग्राम H2। देखिए 16 ग्राम O2 और 4 ग्राम H2। परमाणुओं की संख्या समान होने के लिए क्या आवश्यक है आपको, मोलों की संख्या। पहले मोल समान होंगे तो उनमें परमाणुओं की संख्या समान अपने आप हो जाएगी, ठीक है। तो मोल होते हैं n बराबर, मोल का फॉर्मूला क्या होता है, n बराबर होता है W/m, पदार्थ की ग्राम मात्रा बटे अणुभार। ध्यान से सुनिए, पहले हम देखेंगे मोलों की संख्या। मोलों की संख्या जिन युग्मों में मोलों की संख्या समान होगी उनके लिए परमाणुओं की संख्या भी समान हो जाएगी ऑलरेडी। देखिए, और मोल होते हैं W/m, पदार्थ की ग्राम मात्रा बटे अणुभार या परमाणु भार जो भी हो। देखिए 16 ग्राम O2 यानी कि 16 तो W हो गया, W बराबर 16 हो गया बटे m। O2 का अणुभार होता है बच्चों 16 का, ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 और O2 16 दूनी 32। देखिए O2 का अणुभार हो जाएगा 2 × 16 32, ठीक है। तो ये हो गया 32, भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 0.5, क्योंकि 16 दूनी 32, 0.5 मोल, इतने मोल हो गए, ठीक है। और इसके 4 बटे H2, हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है बच्चों, और H2 अणुभार हो जाएगा 2 × 1 2, तो ये हो गया 2। तो पहला विकल्प तो आपका गलत हो गया बच्चों, 16 ग्राम O2 और 4 ग्राम H2 में परमाणुओं की संख्या समान नहीं होगी। उसके बाद दूसरा विकल्प देखिए 16 ग्राम O2, पहला ये था। दूसरा देखिए 16 ग्राम O2 एंड 44 ग्राम CO2। देखिए बच्चों दूसरा विकल्प है 16 ग्राम O2 और 44 ग्राम CO2। देखिए इसमें W का मान कितना है 16 और O2 का अणुभार 32, ये हो गया 0.5। इसका देखो 44 बटे CO2 का अणुभार कितना हो जाता है बच्चों, देखिए 12 + 2 × 16, ठीक है। तो हो जाता है 12 + 16 32 44, ठीक है। CO2 का अणुभार हो जाता है 44, 44 का भाग देंगे तो ये हो जाएगा 1, इसका आधा मोल, इसका 1 मोल, तो परमाणुओं की संख्या समान नहीं होगी। इसके बाद तीसरा देखिए बच्चों, तीसरे में दिया है 28 ग्राम 28 ग्राम ऑफ N2 एंड 32 ग्राम ऑफ O2, 28 ग्राम N2 और 32 ग्राम O2।
28 ग्राम N2 एंड 32 ग्राम O2। ठीक है, इन दोनों में से देखिए क्या होगा। तो हो जाएगा 28/N2। नाइट्रोजन का परमाणु भार होता है बच्चों कितना, N का परमाणु भार 14 होता है। ठीक है, परमाणु क्रमांक 7, परमाणु भार 14 और 2 परमाणु है, 2 गुणा 14 बराबर 28। तो N2 का अणुभार हो गया 28। ठीक है, तो भाग दे देंगे 28 का, तो ये आ जाएगा 28 से कम 28, एक अणु, एक मोल इसका 32 ऑक्सीजन का अणुभार 16, 16 दूनी 32, परमाणु भार 16 है, 16 दूनी 32, इसका भी एक हो गया। बच्चों देखिए 28 ग्राम N2 में N2 का 1 मोल है और इसी प्रकार 32 ग्राम O2 में भी O2 का 1 मोल है। तो आपका सही विकल्प तीसरा, तो एक सही विकल्प ये हो गया। ठीक है, इन दोनों में 28 ग्राम N2 और 32 ग्राम O2 दोनों में परमाणुओं की संख्या समान होगी। ठीक है, क्योंकि इनमें मोलों की संख्या समान है। अगला और देख लीजिए, एक और दे रखा है 12 ग्राम ऑफ कार्बन। चौथा विकल्प है 12 ग्राम कार्बन एंड 23 ग्राम सोडियम। देखिए बच्चों, चूंकि ये सीधे परमाणु दे रखे हैं तो अणुभार का भाग नहीं देंगे, इसमें देंगे परमाणु भार का। इसके मोल कितने हो जाएंगे, 12/12, कार्बन का परमाणु भार 12 होता है 1, इसका 23 सोडियम का परमाणु भार भी 23 होता है, तो इसका भी 1 हो गया। तो इसमें से 18वें क्वेश्चन में बच्चों चौथा विकल्प भी सही है। तो ठीक है, तो जो पूछा है निम्नलिखित युग्मों में से किन में परमाणुओं की संख्या समान होगी, तो सही विकल्प तीसरा है 28 ग्राम N2 और 32 ग्राम O2। इन दोनों में एक एक मोल हैं दोनों गैसों के, तो परमाणुओं की संख्या समान होगी। चौथा है 12 ग्राम ऑफ कार्बन एंड 23 ग्राम ऑफ Na। तो इसमें भी बच्चों इनके मोल समान हैं तो परमाणुओं की संख्या समान होगी। तो सही विकल्प तीसरा और चौथा। उसके बाद 19वां क्वेश्चन देखिए बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशंस हैव द सेम कंसंट्रेशंस। निम्नलिखित विलयनों में से किन की सांद्रता समान होगी। देखिए अभी पहला है नंबर 1, 20 ग्राम ऑफ NaOH इन 200 ml ऑफ सॉल्यूशन। 200 ml विलयन में 20 ग्राम NaOH। दूसरा है 0.5 मोल ऑफ KCl इन 200 ml ऑफ सॉल्यूशन। तीसरा है 40 ग्राम ऑफ NaOH इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। नेक्स्ट है 20 ग्राम ऑफ KOH इन 200 ml ऑफ सॉल्यूशन। पहले में दिया है बच्चों W 20 ग्राम और दूसरा V 200 ml NaOH सॉल्यूशन है बच्चों। ठीक है, दूसरे में आपको मोल दे रखे हैं, तो ऐसा करते हैं बच्चों सांद्रता की जगह हम मोलरता निकाल लेते हैं सभी की। ठीक है, जिनकी मोलरता समान हो जाएगी, मोलरता भी एक सांद्रता का ही प्रकार है। तो NaOH का अणुभार स्मॉल m बराबर हो जाएगा बच्चों Na का परमाणु भार 23 + 16 + 1 बराबर 40 हो जाएगा। ठीक है, तो मोलरता इसकी क्या हो जाएगी W/mV। मान रख देंगे, W का मान कितना है 20/m 40 गुणा V का मान कितना है 0.2। देखिए इससे काटेंगे 2 बार तो हो जाएगा 1/0.4। दशमलव हटाएंगे तो ऊपर एक 0 पड़ जाएगी बच्चों, तो हो जाएगा 10/4 यानी कि 2.5 मोल प्रति लीटर। पहले की सांद्रता आ गई बच्चों इतनी 2.5 मोल प्रति लीटर। अब दूसरा देखिए, दूसरे में पूछा है 0.5 मोल ऑफ KCl इन 200 ml ऑफ सॉल्यूशन। अब की बार क्या N का मान दे रखा है बच्चों, N यानी कि W/m। मोल दे रखे हैं बच्चों, मोल का मतलब है मात्रा बटे अणुभार। इसका मान दे रखा है 0.5 मोल और क्या दे रखा है आयतन 200 ml। इसको लीटर में बदलेंगे तो 0.2 लीटर। अब निकाल लेंगे मोलरता बराबर होता है W/m × V। तो यानी कि W/m का मान दे रखा है बच्चों × 1/V कर लेंगे। इतने का मान क्या दिया है n की जगह ये, तो रख देंगे 0.5 बटे, क्योंकि ये मोल दिए हैं, ये W/m का मान है बच्चों मोल बटे आयतन 0.2। दशमलव से दशमलव कट जाएगा देखिए, तो ये हो जाएगा 5/2, भाग देंगे तो 2.5 मोल प्रति लीटर।
ये भी इतना ही आ गया बच्चों, देखिए 2.5 लीटर, 2.5 मोल प्रति लीटर। तो कौन से विकल्प आपके सही हो गए? जिनकी सांद्रताएं समान हैं, पहला और दूसरा, पहला और दूसरा दोनों की सांद्रताएं बच्चों समान हैं। इसके बाद नीचे 40 ग्राम ऑफ NaOH इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, नीचे दे रखा है 20 ग्राम ऑफ KOH इन 20 ml ऑफ सॉल्यूशन। इनके अलग अलग बैठेंगे। देखिए 40 ग्राम NaOH, ये हो जाएगा मोलरता इसकी, W है 40, M है 40 और आयतन है 0.1। 40 से 40 एक बार, यह आ जाएगा बच्चों 10 हटाएंगे तो 10 मोल प्रति लीटर। और नीचे वाले चौथे का W का मान 40 है बटे KOH का अनुभार, KOH का अनुभार, क्योंकि इसमें मात्रा दी है चौथे विकल्प में, तो K का देंगे इसका 39 प्लस 1 16 प्लस 1 56 गुणा 0.2, दशमलव से हटाएंगे तो ये 100 बटे 56 का मतलब 1.99 इतने मोल प्रति लीटर। देखिए इसका अलग, केवल दूसरे और तीसरे का 2.5 मोल प्रति लीटर आया फर्स्ट का, और दूसरे का आया है 2.5 मोल प्रति लीटर। तो बच्चों 19वें का पहला और दूसरा विकल्प सही हैं। 2 विलयन यही हैं जिनकी सांद्रताएं यानी कि मोलरताएं समान हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 20वां, 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन हैज सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एज इन। इसका मतलब है 16 ग्राम ऑक्सीजन में पाए जाने वाले अणुओं के समान अणु हैं। किस में पाए जाएंगे? जितने 16 ग्राम ऑक्सीजन में अणु हैं उतने ही अणु निम्नलिखित में से किस में पाए जाएंगे? तो देखिए हमको देखना है 16 ग्राम ऑक्सीजन में उसके कितने मॉलिक्यूल्स हैं। उसके लिए क्या करेंगे? हम मोलों की संख्या या अणुओं की संख्या देखते हैं बच्चों हम N बराबर W/M से, ठीक है। जिसके लिए N का मान अणु या मोलों की संख्या समान होगी, उसी के अणुओं की संख्या सभी के लिए समान हो जाएगी। देखिए 16 ग्राम O ऑक्सीजन में अणु कितने हो जाएंगे बच्चों? N बराबर W है 16, M होता है ऑक्सीजन का अणुभार, O2 का परमाणु भार 16, ऑक्सीजन का परमाणु भार 16, तो अणुभार O2 का 16 दूनी 32। देखिए 16 के 16, 16 दूनी 32, ये होगा 0.5 मोल। इतने आने चाहिए, जिसमें इतने होंगे वो समान है। तो देखिए 16 ग्राम CO, तो देखिए W हो गया, तो इसके लिए क्या हो जाएगा? N बराबर 16 बटे W 16 हो गया। कार्बन का परमाणु भार होता है 12, ऑक्सीजन का परमाणु भार होता है 16, तो कितना हो जाएगा? 28। 16 बटे 28, इसको काटेंगे बच्चों तो यह आएगा कितना? 4 से काटे लेते हैं, 4 चौक 16, 4 सत्ते 28, 7 का भाग देंगे, 7 पन्ना 35.9 इतने मोल। देखिए ये 0.5 मोल है, ये 0.59 मोल है, तो समान तो नहीं है, इसके बराबर नहीं है, तो गलत हो गया विकल्प, ठीक है। तीसरा देखिए 28 ग्राम N2, तो इसके लिए N हो जाएगा बच्चों 28, मात्रा है 28 बटे M अणुभार, नाइट्रोजन का परमाणु भार होता है 14, 14 दूनी 28, N2 है। 28 में 28 का भाग देंगे तो 1 मोल, 1 मोल हो गया। तो बच्चों ये है आपका, ये आपको देखना है इतने 0.5 मोल आना चाहिए, तो ये भी आपका विकल्प गलत हो गया। दूसरा भी, पहला गलत, दूसरा गलत। तीसरा देखिए 14 ग्राम N2, तीसरा 14 ग्राम N2, W का मान है बच्चों इसमें 14 और N2 का अणुभार 28 ही होता है। 14 एकम 14, 14 दूनी 28, 1/2 का मतलब 2 का भाग देंगे तो 0.5 मोल। ये सही है बच्चों, तीसरा विकल्प सही है आपका। चौथा और देख लेते हैं। चौथे में दे रखा है 1 ग्राम H2, तो इसमें बच्चों N बराबर हो जाएगा 1 H2, H का परमाणु भार 1 होता है, H2 का अणुभार 2 गुणा 1 बराबर 2, 1/2 0.5 मोल। तो बच्चों इसमें भी 0.5 मोल है ऑक्सीजन के बराबर, तो ये दोनों विकल्प आपके सही हैं, तीसरा और चौथा। यद्यपि इस तरह के क्वेश्चन आपके नीट में नहीं आते हैं, लेकिन हम आपको बताए दे रहे हैं ताकि आपको कैलकुलेट करने आ सकें अच्छे से कैसे निकाल। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21वां, विच ऑफ द फॉलोइंग
टर्म्स आर यूनिटलेस। निम्नलिखित में से कौन से टर्म, कौन सी शब्दावली का मात्रक नहीं होता है? देखिए, पहला है मोलेलिटी। मोलेलिटी होती है बच्चों मोल प्रति किलोग्राम, उसका मात्रक होता है मोल प्रति किलोग्राम, तो पहला विकल्प तो गलत हो गया। दूसरा है मोलरिटी, मोलरता, मोलरता का मात्रक होता है मोल प्रति लीटर, तो ये भी इसका भी मात्रक होता है, ये भी गलत हो गया। तीसरा है मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन का मतलब मोल प्रभाज, मोल प्रभाज बराबर होता है विलेय अथवा विलायक अणु बटे विलेय प्लस विलायक अणु। ऊपर है विलेय अथवा विलायक अणु, नीचे है विलेय प्लस विलायक अणु। ऊपर भी अणु है, नीचे भी अणु है। जब ऊपर नीचे सेम मात्रक है तो कट के कुछ मात्रक नहीं बचता है, तो मोल प्रभाज का कोई मात्रक नहीं होता है, तो तीसरा विकल्प आपका सही हो गया। इसके अलावा चौथा है मास परसेंटेज, मास प्रतिशत, यानी कि द्रव्यमान प्रतिशत में। तो बच्चों द्रव्यमान प्रतिशत का भी वैसे कोई मात्रक नहीं होता है, वो प्रतिशत चिन्ह लगाते हैं, उसका कोई मात्रक नहीं होता। तो आपके तीसरा और चौथा विकल्प सही है। ठीक है, यदि ज़्यादा डीप में नहीं जाते हो तो तीसरा विकल्प मोल फ्रैक्शन, मोल प्रभाज, ऐसे ही पता चल रहा है आपको, इसका कोई मात्रक नहीं है। और नेक्स्ट क्वेश्चन 22वां, वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी इज गिवन बिलो। Compounds are formed when atoms of different element combine in a fixed ratio. Which of the following laws is not related to the statement? बच्चों इसमें पूछा है डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का एक नियम ये भी है, जब कोई यौगिक बनता है तो यौगिक में विभिन्न तत्वों के परमाणु एक निश्चित अनुपात में संयोग करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन डाल्टन के नियम के इस कथन से संबंधित नहीं है? पहला है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। बच्चों ये वास्तव में द्रव्यमान संरक्षण का नियम नहीं है। उसके बाद लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, ये है आपका लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन ही है, ये तो सही है। दूसरा विकल्प डाल्टन के नियम को फॉलो कर रहा है जो इसने बताया है। उसके बाद लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, गुणित अनुपात के नियम को, और चौथा है एवोगैड्रो नियम, एवोगैड्रो के नियम को। तो बच्चों इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन नहीं हो रहा है इस कथन में कि जब यौगिक बनते हैं तो यौगिक में विभिन्न तत्वों के परमाणु एक निश्चित अनुपात में संयोग करते हैं, तो ये द्रव्यमान संरक्षण के नियम को नहीं फॉलो कर रहा है, डाल्टन का ही गुणित अनुपात का नियम है। तो आपका गलत विकल्प है बच्चों जो इस नियम को फॉलो नहीं कर रहा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ये आपका सही विकल्प हो जाएगा, क्योंकि इस कथन में द्रव्यमान संरक्षण के नियम का उल्लेख नहीं है बल्कि निश्चित अनुपात के नियम का उल्लेख है। इसके अलावा एवोगैड्रो लॉ, एवोगैड्रो के नियम का भी उल्लेख नहीं है, तो पहला और चौथा विकल्प इसमें सही है। तो बच्चों यही क्वेश्चन थे सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जो आपके प्री मेडिकल एग्जाम नीट और जेईई के लिए महत्वपूर्ण थे। आशा करता हूं बच्चों ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। यदि समझ आ गए हैं तो लाइक करें, और यदि समझ नहीं आए हैं तो कमेंट करके अपना समस्या अवश्य लिखें, हम आपको बताएंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही पर्याप्त है, कल फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।